गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखिए सिंपल कंसेप्ट ये है, जिसमें CO2 का कोई रोल ना हो वो मेटाबॉलिक कंडीशन होगी। अगर CO2 का रोल हो रहा है तो वो क्या है? रेस्पिरेटरी कंडीशन। ठीक है। CO2 के कारण अगर एसिड या बेस कम या ज्यादा होगा तो वो प्रॉब्लम कौन सी थी? रेस्पिरेटरी। CO2 के साथ जो थी। और CO2 के अलावा जो है उसको आप क्या बोलोगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आज हम उसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पहली बात, अगर एसिडोसिस आ जाए तो सिंपल कंसेप्ट आपको ये यार, पीएच क्या होगी? कम होगी। पीएच आपकी कम होगी, कितने से? 7 से कम। या सिंपल ब्लड की बात करें तो 7.34 से कम होगी। ठीक है। जनरल 35 से कम होगी। देखिए जो हमारी नॉर्मल पीएच है, नॉर्मल पीएच से कम होना होगा तो एसिडोसिस, ज्यादा होगा तो एल्कलोसिस। नॉर्मल हमारी जो ब्लड की पीएच है वो है 7.35 से 7.45। अगर ये वैल्यू 35 से कम होगी तो कंडीशन एसिडोसिस होगी, और अगर 45 से ज्यादा होगी तो वो क्या होगी? एल्कलोसिस होगी। बेसिक। अब मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी दो वर्ड और आ रहे हैं, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी। मेटाबॉलिक का मतलब है CO2 का कोई रिलेशन नहीं है। CO2 के अलावा अगर आपकी बॉडी में किसी भी कारण से एसिड बढ़ेगा तो उसको आप क्या बोलोगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है। देखो समझो इस पॉइंट को। ये तो बात हो गई इसकी। एक तो हो गई पीएच। पीएच जो है आपकी 7.35 से कम। दूसरा पॉइंट, एसिडोसिस की कंडीशन में H पॉजिटिव आयन आपकी बॉडी में आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। सर क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव आयन क्या होते हैं? एसिड नेचर के होते हैं। और आप सबको पता है एसिड जब बढ़ता है तभी क्या होता है? एसिडोसिस होता है। ठीक है। और चले, बाइकार्बोनेट जो है H2, बाइकार्बोनेट, हाँ बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव, ये आपके ब्लड में ये बेसिक नेचर के होते हैं, ये आपको कम देखने को मिलेगा। देखिए बेस आपके शरीर में कम हो जाएगा, एसिड आपके शरीर में बढ़ जाएगा। एसिड मतलब सर, एसिड मतलब सिंपल भाषा में H पॉजिटिव आयन आपके शरीर में बढ़ेंगे तो क्या होगा? एसिडोसिस। सिंपल कंसेप्ट, एसिड बढ़ेगा तो एसिडोसिस। लेकिन बेस बाइकार्बोनेट और OH हाइड्रोक्साइड ये दोनों कम हो जाए तो भी क्या होगा? एसिडोसिस ही होता है। इन तीनों के अंदर CO2 का मैंने कहीं नाम लिया है क्या? नहीं लिया। तो ये कंडीशन कौन सी होगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये तो समझो इसकी डेफिनेशन। ठीक है। अब सर कैसे होगा ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस? तो इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। एक एक कॉज को हम धीरे धीरे समझेंगे, एक एक पॉइंट को। पहला पॉइंट है, क्या क्या कॉज हो सकते हैं? डायबिटीज मेलाइटिस हो, या फिर डायबिटीज कीटो एसिडोसिस हो। देखो डायबिटीज मेलाइटिस भी क्रॉनिक डिजीज, लंबे टाइम तक चलेगी। और ज्यादा ये क्रॉनिक फॉर्म में आ जाए, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। मतलब अब ग्लूकोज का लेवल 500 से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए उसको बोलेंगे डायबिटीज कीटो एसिडोसिस। मतलब बहुत सीवियर कंडीशन है। पहले किसी को डायबिटीज होगा, उसकी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसका नाम है डायबिटीज मेलाइटिस, सिंपल जो डिजीज है। और इस डी के ए का मतलब क्या है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अब इस कंडीशन में क्या है? डायबिटिक तो है, साथ में आपके शरीर में कीटो मतलब कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी आपके शरीर में बढ़ने शुरू हो जाए, और अगर उसके कारण एसिडोसिस हो जाए उसको बोलोगे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। सर कीटोन बढ़ने से मेरे शरीर में एसिडोसिस कैसे हो जाए? तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, कीटोन बॉडी जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और डायबिटिक के अंदर कीटोन बॉडी बढ़ेंगे, अभी बात करेंगे उसकी। डायबिटिक के अंदर कीटोन बॉडी बढ़ेंगे और कीटोन बॉडी एसिड नेचर के, एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा? एसिडोसिस। इसलिए आप इसको बोल सकते हो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है। या तो प्रॉब्लम ये हो लंबे टाइम से, या फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाए जब 500 से ज्यादा शुगर बढ़ना शुरू हो जाए। इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? ये कैसे एसिडोसिस कॉज करेंगे बोलो। सिंपल समझते चलो। डायबिटिक, डायबिटीज, ये दो टाइप की होती है डायबिटीज, अगर आपको पता हो तो। डायबिटीज मेलाइटिस जिसको आप जानते हो, जिसको आप शुगर बोलते हो, और दूसरा
डायबिटीज इंसिपिडस। दो टाइप की डायबिटीज है, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटिक मेलाइटस शुगर है, जिसको आप सिंपल भाषा में शुगर कहते हैं, जिसको आप जानते हो शुगर। डायबिटीज इंसिपिडस भी एक बीमारी है। अच्छा, और बात करते हैं, डायबिटीज मेलाइटस ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इसकी कमी हो जाएगी इंसुलिन। एक्चुअली दोनों ही टाइप की डायबिटिक के अंदर किसी ना किसी चीज की कमी होगी। मैं एक दो बार और बता चुका हूँ, अब भी ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो। डायबिटीज मेलाइटिस कैसे, डायबिटिक कैसे भी टाइप का हो, दोनों में ही किसी ना किसी चीज की कमी होगी। डायबिटीज मेलाइटिस जिसको आप जानते हो, जिसको आप शुगर बोलते हो, उसमें इंसुलिन की कमी होगी, इंसुलिन। और इंसुलिन आपके शरीर में पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाटिक के पास बहुत सारी टाइप की सेल होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा। उसमें से जो बीटा सेल है ये इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है, और हो जाए किसी ना किसी कारण से पैनक्रियाज की जो बीटा सेल है, अगर ये इंसुलिन का फॉर्मेशन करना बंद कर दे, तो उस टाइप की प्रॉब्लम को बोलेंगे डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, दूसरी तरफ आओ, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस भाई ऐसी दिक्कत है, इसमें भी कमी होगी किसी ना किसी, इसमें कमी इंसुलिन की नहीं, इसमें एडीएच, एडीएच की कमी हो जाती है। सर एडीएच मतलब, एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो यूरिन के पास को कम करता है। एक्चुअली ये करता क्या है, ये करता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन, किडनी पे काम करता है। पहला पॉइंट, ये काम कहां करता है? ये काम करता है किडनी पे। ठीक है सर, किडनी पे क्या काम करेगा? किडनी से वाटर को वापस रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देगा। जो यूरिन के साथ लॉस होना चाहिए था, उस यूरिन में से पानी को उठा के कहां डाल देगा? ब्लड में डाल देगा। मतलब ब्लड में, मतलब यूरिन के अंदर ज्यादा वाटर का लॉस होने से बचाता है, वाटर रीएब्जॉर्ब करता है दोबारा से। एक बार तो फिल्टर हो जाता है, दोबारा से उस वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का काम किसका है? वो है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, इस एडीएच की कमी हो जाए, इसको आप बोलोगे डायबिटीज इंसिपिडस। और ये जो एडीएस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। कहां से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी पोस्टीरियर पार्ट से। कहां से होता है? पोस्टीरियर पार्ट। हालांकि बनता ये हाइपोथैलेमस के पास है, हाइपोथैलेमस में इसका फॉर्मेशन होगा, उसके पास ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास स्टोर होगा, और वहां से एक्सक्रीट होके किडनी पे काम करेगा, और किडनी पे भी क्या काम कर रहा है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। तो इस तरीके से दोनों टाइप के डायबिटीज होते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारा कंसेप्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसमें ये जो डायबिटीज है जिसको आप जानते हो शुगर, इसके बारे में बात हो रही है। अब क्या बात हो रही है, कैसे इससे डायबिटिक से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा वो देखो। ये वाला पूरा समझ में आया भाई? देखो नेक्स्ट देखो, अब सर इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या दिक्कत है? हाँ, देखो हमने बात की कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस हो गया। अब डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है? सिंपल मैंने बता दिया आपको, इंसुलिन की कमी। इंसुलिन आपके शरीर में क्या होगा? कम। अब इंसुलिन सर कम हो गया तो क्या रोल है उसका? इंसुलिन कम होगा तो उसका क्या रोल? देखिए इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन आपके ब्लड में से उठा के सेल के पास ग्लूकोज पहुंचा देता है। ये आपकी सेल है, ये आपका ब्लड है। ब्लड में से उठा के ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का काम किसका है? ये काम है इंसुलिन का। किसका काम है? इंसुलिन का काम। इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को उठाएगा और कहां भेज देगा? सेल के पास भेज देगा। जनरल इसका फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपके शरीर में इंसुलिन नहीं है तो क्या ये काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, अब ये काम नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज तो भरी रहेगी, लेकिन आपकी सेल्स के पास ग्लूकोज की क्या आ जाएगी? कमी हो जाएगी। अब ग्लूकोज आपकी बॉडी का मेन सोर्स है एनर्जी का, जिससे बॉडी 60 to 70% एनर्जी इसी से बनाती है। आपकी जो सेल्स हैं वो ज्यादातर जो एनर्जी है वो ग्लूकोज से ही बनाती है, लेकिन इंसुलिन की कमी के कारण ये ग्लूकोज सेल के पास पहुंच ही नहीं पाया। सेल स्टार्वेशन, सेल भूखी मर जाएगी, और सेल भूखी मरेगी तो दोबारा वो ब्रेन के पास सेंसेशन लेके जाएगी। ब्रेन के पास कैसे जाएगा? फिर दोबारा से लीवर के पास जो स्टोर ग्लूकोज है वो डाला जाएगा, अदर अदर तरीके से ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो इंसुलिन की, इंसुलिन लेके नहीं जा पा रहा।
अब बार बार ग्लूकोज का लेवल तो यहाँ ब्लड में बढ़ जाएगा, लेकिन क्या वो ग्लूकोज सेल के पास जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि सेल की किसकी कमी है? इंसुलिन की कमी है, जो हम पढ़ रहे हैं। तो बार बार ये होने के बाद बॉडी क्या करेगी? नॉन प्रोटीन, नॉन ग्लूकोज, नॉन कार्बोहाइड्रेट जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको आप प्रोटीन बोलते हो, जिनको आप फैट बोलते हो, बॉडी उससे एनर्जी बनाने की कोशिश करेगी। नॉन प्रोटीन सोर्स, नॉन प्रोटीन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से एनर्जी बनाएगी, जिसको आप प्रोटीन और फैट बोलते हो। और इन दोनों में सबसे पहले नंबर आएगा फैट का। अब फैट को बॉडी तोड़ेगी, और फैट को जब बॉडी तोड़ती है तो एनर्जी तो बना लेगी। चलो देखो, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनानी थी लेकिन नहीं बन पाई। सर क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को सेल तक जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत थी, लेकिन इंसुलिन हमारे बॉडी में था नहीं, इसलिए हमारी ग्लूकोज जो है सेल तक नहीं पहुंची और एनर्जी नहीं बनी। ठीक है, लेकिन बॉडी ने क्या किया? और एडवांस प्रोसेस की, जब नहीं हुआ, सेल्स के पास ग्लूकोज का लेवल नहीं पहुंचा, बॉडी में एनर्जी नहीं बढ़ी, तो बॉडी क्या करेगी? नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सोर्स होते हैं उनसे एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है भाई, चलो कर दी। नॉन कार्बोहाइड्रेट सेल से, नॉन कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर से जब एनर्जी बनाएगी तो फैट का नंबर आएगा पहले। अब फैट क्या करेगा? एनर्जी तो बना देगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है छोटी सी, ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्रिएट कर देता है, जिसको बोलते हैं कीटोन। क्या बना देगा ये एक्स्ट्रा? ये एक्स्ट्रा कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा, जो एक्चुअल नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि फैट से एनर्जी बनाते हैं तो फैट बोलेगा मैं एनर्जी तो दे दूं आपको, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या सर? कि फैट जो है वो एनर्जी देगा, साथ में कीटोन बॉडी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे देगा। अब कीटोन बॉडी, आपको पता है कीटोन बॉडी क्या होती है? लो भाई, कीटोन बॉडी वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है, पानी में घुलने वाले केमिकल्स हैं। ठीक है, जो 3 प्रकार से आपकी बॉडी में होते, 3 टाइप के होते हैं। पहला एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट और एसीटो एसीटेट। एसीटेट, आपको पता है ये जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, इसका पूरा नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट एसिड, और एसीटो एसीटेट एसिड, इसका भी नाम क्या है? एसीटो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, दोनों ही क्या है? एसिड है। और ये तो आपके शरीर में बहुत कम होता है, मतलब अगर टोटल 100% है तो उसका सिर्फ 2% ही होता है, तो बहुत कम अमाउंट में होता है। ठीक है, ये वाला एसीटोन। लेकिन ये दोनों अच्छे मात्रा में होते हैं, अच्छा अमाउंट में होते हैं। ये दोनों के पीछे क्या लगा हुआ है? एसिड। इसका मतलब जितना आपके शरीर में फैट बनेगा उतना क्या बनेगा? कीटोन बॉडी। और कीटोन बॉडी तो कैसे नेचर की होती है? एसिड नेचर। इसका मतलब आपके शरीर में क्या बढ़ रहा है? एक्चुअल आपके शरीर में एसिड का लेवल बढ़ेगा, और जब आपके शरीर में एसिड बढ़ेगा तो कंसेप्ट सिखाया हुआ है आपको, जब भी एसिड बढ़ेगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? एसिडोसिस। क्या होगा? एसिडोसिस। क्या इस एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल है क्या? नहीं है। लंग्स का कोई रोल है क्या? नहीं है। तो इसको आप क्या बोलोगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस तरीके से, चाहे वो डायबिटीज मेलाइटिस हो, चाहे डायबिटीज कीटो एसिडोसिस हो, क्योंकि उसमें भी कीटोन बॉडी का कीटो एसिडोसिस मतलब कीटोन बॉडी बनने के बाद एसिडोसिस होना। बेसिकली डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज कीटो एसिडोसिस में, दोनों ही कंडीशन में ये पैथोफिजियोलॉजी होती है। इसके कारण क्या देखने को मिलेगा आपको? मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। एम्स नॉरसेट 2020 उसमें यही क्वेश्चन आया था कि डायबिटीज मेलाइटिस किसी को है, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो उसको कौन सा प्रॉब्लम होगा? एसिडोसिस, एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी? तो उसका जो सही आंसर था वो क्या था? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, इस टाइप से ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, और एम्स नॉरसेट में पूछा गया है, आगे भी फ्यूचर में भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान से पढ़ना कि डायबिटीज मेलाइटिस हो जाए या डायबिटीज कीटो एसिडोसिस हो जाए, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा पूरा मैंने आपको समझा दिया। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक की। लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट, इस वाले में भी कंसेप्ट लॉजिक यही लगेगा जो अभी लगाया है हमने, लेकिन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे इसको। देखो, पॉइंट नंबर सेकंड पहले पढ़ो क्या? लो कार्बोहाइड्रेट, लो लिख दो, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट।
या हाई फैट डाइट, दोनों का सेम ही लगेगा, सेम पैथोफिजियोलॉजी है, हाई फैट डाइट। लो कार्बोहाइड्रेट, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, वही लॉजिक, अगर कार्बोहाइड्रेट शरीर में कम है तो बॉडी क्या सोचती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो फैट से एनर्जी बनाने की सोचती है। दूसरी बात, अगर आपके शरीर में फैट ज्यादा है तो बॉडी फैट को तोड़ेगी, दोनों ही कंडीशन में बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करेगी एनर्जी बनाने के लिए, करेगी करेगी। अब फैट से एनर्जी बनेगी तो साथ में कीटोन बॉडी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि कीटोन बॉडी को चेक करने के लिए, यूरिन में मिलता है कीटो यूरिया बोलते हैं उसको, कीटोन बॉडी को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, रोथ्रा टेस्ट, रोथ्रास टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाएगा, रोथ्रास टेस्ट, रोथ्रा टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है किसको, कीटोन बॉडी को चेक करने के लिए, किसके अंदर, यूरिन के अंदर चेक करने के लिए। इसमें कुछ केमिकल्स रोथ्रा सॉल्यूशंस मिलाए जाते हैं, सोडियम नाइट्रोक्साइड और छोटी मोटी चीजें है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो मिला के चेक किया जाता है। तो जैसे टेस्ट ट्यूब में आप इसको यूरिन को उनको मिक्स करोगे तो पर्पल रिंग शो होती है, रोथ्रा टेस्ट में क्या होगी, पर्पल रिंग, पर्पल कलर की रिंग बन जाएगी। अगर रिंग बन गई तो टेस्ट पॉजिटिव, मतलब कीटोन बॉडी प्रेजेंट है, नहीं बनी तो नेगेटिव, कीटोन बॉडी प्रेजेंट नहीं है। एक्चुअली इनके नेचर के कारण एसिड बेस रिएक्शन होती है और उसमें पर्पल रिंग क्रिएट हो जाती है। अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने यूरिन डाला साथ में और केमिकल्स डाले रोथ्रा सॉल्यूशंस, अगर आपको पर्पल रिंग शो हो रही है इसका मतलब टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, नहीं तो टेस्ट क्या है, नेगेटिव। ठीक है भाई, तो बात तो वही हुई कि अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम है तो भी बॉडी फैट को तोड़ेगी, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो बॉडी फैट पे जाएगी, पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है, उससे एनर्जी बनाती है। लेकिन बाई चांस शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो बॉडी फैट को तोड़ेगी, और फैट भी नहीं है तो फिर किसको तोड़ेगी, वो प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट की शरीर में कमी है तो बॉडी क्या करेगी, फैट को ब्रेक डाउन कर दिया। फैट को ब्रेक तो कर देगी लेकिन क्या बन रहा है एक्स्ट्रा, कीटोन बॉडी। और कीटोन बॉडी कैसे नेचर का होता है, कीटोन बॉडी सर एसिड नेचर का होता है, बता दिया मैंने। एसिड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस। क्या CO2 का लंग्स का कहीं रोल नहीं है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दोनों ही कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि फैट को जब टूटेगी तो ज्यादा फैट है तो फैट को तोड़ेंगे, और कम कार्बोहाइड्रेट तो भी फैट का नंबर आएगा। दोनों ही कंडीशन में फैट टूटेगा तो एसिडोसिस, कीटोन बॉडी तो एसिडोसिस। ठीक है, इस टाइप से तीन मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिए, इन तीनों में एसिडोसिस होता है। कौन सा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सेसिव यूज ऑफ एस्पिरिन। ये पहले भी आया है और मैंने पहले भी आपको बताया, दोबारा समझा रहा हूं। दो पॉइंट यहां पे समझने पड़ेंगे आपको, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में आई हुई ऋषिकेश में एक बार। यूज ऑफ एस्पिरिन, बात का अंतर है, थोड़ा सा लिखने का अंतर है, समझने का अंतर है। और एक्सेसिव यूज ऑफ एस्पिरिन, दो पॉइंट है। यूज ऑफ एस्पिरिन और एक्सेसिव यूज ऑफ एस्पिरिन। सिंपल यूज करोगे तो ये एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। क्या, एस्पिरिन, जो आपको डिस्प्रिन एस्पिरिन जिसको बोलते हैं, ये क्या है, एसिड है। ये क्या करेगी, जैसे ही आपके शरीर में जाती है ये आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करती है, स्टिमुलेट कर देगी। क्या करेगी, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देगी। अब अगर रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा तो आपकी रेट और डेप्थ, क्या रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ बढ़ेगी तो आपके शरीर में ऑक्सीजन भी ज्यादा जाएगी और CO2 का लॉस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और CO2 का लॉस ज्यादा होगा, CO2 आपके शरीर से ज्यादा निकलेगी तो CO2 इज ए एसिड। CO2 क्या एक टाइप से एसिड है, नहीं पता जिसको, देखो CO2 क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्शन कर सकती है, हालांकि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, लेकिन कुछ CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेती है। क्या बना देते हैं, कार्बोनिक एसिड, एसिड। इसका मतलब पानी तो आपके शरीर में है, CO2 जितना शरीर में जाएगा उतना क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड।
तो CO2 जितना बनेगा उतना आपके शरीर में एसिड बनेगा। अब जब CO2 का लॉस होगा तो उतना ये वापस भी आ सकता है, ये टूट भी सकता है, इससे ये भी बन सकता है। इससे जब शरीर में CO2 का लॉस ज्यादा होगा तो एक्चुअल कार्बोनिक एसिड टूट टूट के CO2 और वाटर बनाना स्टार्ट कर देगा। एक्चुअल शरीर से एसिड का लॉस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और एसिड का लॉस बढ़ेगा उसको आप क्या बोलते हो, एल्कलोसिस। क्या बोलते हो, एल्कलोसिस। देखो ये अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है, ये इसका कंसेप्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि एस्प्रिन का नाम आया और सिर्फ एक बात का अंतर है, यूज और एक्सेसिव यूज, इसलिए मैं दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूं। देखिए अगर CO2 का ज्यादा लॉस होगा तो एल्कलोसिस, और इसमें CO2 का रोल है भाई, तो इसका क्या नाम होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। इस कंडीशन को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बोलेंगे। किसमें, इसमें यूज ऑफ एस्प्रिन किसमें आया था, एम्स ऋषिकेश में आया था। दूसरा पॉइंट, एक्सेसिव यूज ऑफ एस्प्रिन। एक्सेसिव यूज, ज्यादा यूज कर लिया, तो आपको पता है ये क्या एक टाइप का एसिड है। अब ज्यादा यूज करोगे तब एसिड का लेवल बढ़ेगा, हल्का सा यूज करोगे तो एसिड का लेवल नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल यूज करोगे तो एसिड का लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा अगर एस्प्रिन एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड यूज करोगे तो आपके शरीर में क्या बढ़ जाएगा, एसिड बढ़ जाएगा। सर क्यों बढ़ा, क्योंकि इसका जो केमिकल नेम है वो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। अब एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडोसिस। क्या होगा, एसिडोसिस। क्या इसमें CO2 का कोई रोल नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये तो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और ये क्या है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। एक एसिडोसिस एक एल्कलोसिस, ध्यान रखना भाई, दोनों कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर कट होनी चाहिए। ये क्या है, ये क्या, मैंने दोनों आपके सामने क्लियर कर दी, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, फोर्थ कंसेप्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ एस्प्रिन। नेक्स्ट बात करें, ये नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखा गया है और आगे भी फ्यूचर में भी एग्जाम में देखा जाएगा, तो देखो भाई इसको भी। डायरिया, ये डायरिया लिख दूं मैं, या फिर ये यूज रख दूं, डायल्यूटेड फ्लूइड लॉस फ्रॉम द, डायल्यूटेड फ्लूइड लॉस फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। डायरिया तो आप सबको पता ही है, लूज मोशन। डायलेटेड फ्लूइड को छोड़ो, पहले कोलेस्ट्रोमी देखो। कोलेस्ट्रोमी क्या है, एक ओपनिंग की जाती है, सर्जिकल ओपनिंग होती है इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि स्टूल पास कर सके बाहर, है ना। क्योंकि इंटेस्टाइन का कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी हो जाती है तो नॉर्मल स्टूल जो पासिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो बाहर से एक अल्टीमेट ओपनिंग करके और उससे जो स्टूल को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रोमी में क्या है, अगर कोलेस्ट्रोमी ऐसी जगह है जहां से स्टूल पूरी तरीके से बना ही नहीं है, तो उसमें फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा है, तो फ्लूइड का लॉस ज्यादा होगा। मान लो देखो ये इंटेस्टाइन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, एनएस वगैरह, ये पॉइंट है, समझो। ये लार्ज इंटेस्टाइन है पूरी, और ये कॉलम्स है, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मोइड कॉलम, रेक्टम, और ये एनएस एनएल कैनाल, ये सारे पॉइंट है। इस टाइप अगर कोलेस्ट्रोमी बनाओगे तो यहाँ पे जो स्टूल होता है ना, जो पोटी होती है, स्टूल में लिक्विड का अच्छा अमाउंट होता है, धीरे धीरे इस रास्ते पे जाएंगे तो फिर लिक्विड एब्जॉर्ब, वाटर का भी एब्जॉर्ब स्टार्ट हो जाता है, तो वाटर कम हो जाता है। मान लो यही कोलेस्ट्रोमी हुई है, किसी कारण से यहाँ इन्फेक्शन था तो हमने यहाँ कोलेस्ट्रोमी कर दी, तो यहाँ कोलेस्ट्रोमी होगी तो यहाँ से स्टूल पास आएगा, लेकिन इस स्टूल के अंदर फ्लूइड का लेवल अच्छा खासा होगा, यही बात है। फ्लूइड का ज्यादा लॉस हो जाए, डायल्यूटेड फ्लूइड का ज्यादा लॉस हो कोलेस्ट्रोमी से, तो क्या होगा, या डायरिया हो जाए। दूसरा पॉइंट, डायरिया। डायरिया में क्या है, डायरिया में भी फ्लूइड का ही लॉस हो रहा है ज्यादा, दोनों ही कंडीशन में फ्लूइड का लॉस ज्यादा। अब मान लो फ्लूइड का लॉस ज्यादा हो गया है तो क्या होगा, ये जो फ्लूइड होते हैं इंटेस्टाइनल फ्लूइड, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा आपको, ध्यान देना। इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स जो है, जिनमें पैनक्रियाटिक जूस वगैरह भी क्रिएट आ जाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, ये सारे जो केमिकल्स हैं जो इनमें मिक्स हो जाते हैं, इन जूस, इन केमिकल्स की जो वो है ना पीएच, वो है एल्कलाइन। कैसी पीएच है, एल्कलाइन पीएच होती है। मतलब सर, मतलब पीएच जो है उनकी 7 से ज्यादा होती है, 7 से ज्यादा पीएच होती है, मतलब एल्कलाइन सॉल्यूशन होते हैं। ये इंटेस्टाइन के अंदर, पैनक्रियाज के अंदर, बाइल जूस, ये जो सॉल्यूशन
स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन तक, इन सब में कैसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन। जब ज्यादा ये फ्लूइड का लॉस होगा, ये केमिकल्स का ज्यादा लॉस होगा, तो एक्चुअल आपके शरीर से किसका ज्यादा लॉस हो रहा है, एल्कलाइन का ज्यादा लॉस हो रहा है। और एल्कलाइन का ज्यादा लॉस होगा तो उसको भी आप क्या बोलते हो, एसिडोसिस। क्या बोलते हो उसको, एसिडोसिस ही बोलते हो। ठीक है, क्या इसमें कहीं भी CO2 या लंग्स का कोई रोल था क्या इसको एल्कलोसिस को कोज करने में? नहीं। तो आप इसको क्या बोलोगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो क्या कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज हो गया। कैसे हो गया, ये इंटेस्टाइनल फ्लूइड, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस जो इंटेस्टाइन में, अगर इसका फ्लो ज्यादा बढ़ जाए, अगर आप डायरिया बार बार लूज मोशन हो रहा है, ये जो सिक्रीशंस है कोलोस्टोमी से फ्लूइड का आप ज्यादा खुद लॉस करा रहे हो या अपने आप हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में एक्चुअल इंटेस्टाइनल फ्लूइड का ज्यादा लॉस होगा। और इंटेस्टाइनल फ्लूइड का नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन। एल्कलाइन का ज्यादा लॉस होगा, एल्कलाइन का ज्यादा लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, एसिडोसिस बोलते हैं। और एसिडोसिस होगा तो इसमें कोई लंग्स का या CO2 का रोल नहीं था, तो आप उसको क्या बोलोगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस तरीके से डायरिया और इन कंडीशंस में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, सारी चीज क्लियर है? ठीक है, देखो नेक्स्ट और आगे देखो। अच्छा एक चीज और बताता हूँ आपको, यहाँ पे डायरिया की कंडीशन में क्या हो रहा है, डायरिया की कंडीशन हो रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ये आपको याद हो गया कि नीचे एल्कलाइन का लॉस होगा तो एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, डायरिया की कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। आपको ये भी पता होगा एसिडोसिस की कंडीशन में पोटेशियम के लेवल पे क्या फर्क पड़ता है, पोटेशियम के लेवल पे क्या फर्क पड़ता है। देखो मैंने एक बार याद करा देता हूँ आपको, दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। जनरल बेसिक कंसेप्ट क्या है, एसिडोसिस की कंडीशन में पोटेशियम बढ़ता है, पोटेशियम बढ़ता है, और एल्कलोसिस की कंडीशन में पोटेशियम कम होता है। सिंपल लॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, सुनो दोबारा ध्यान से। जनरल एसिडोसिस की कंडीशन में पोटेशियम बढ़ेगा, एल्कलोसिस की कंडीशन में पोटेशियम क्या होगा, कम होगा। जनरल कंसेप्ट। सर कैसे, इसमें वो हाइड्रोजन और पोटेशियम जो चैनल है ना वो काम करते हैं। एक बार देख लो अगर किसी ने नहीं देखा है तो। देखो ये हमारी सेल है और ये ब्लड है। ठीक है, अब सेल के पास है ना हाइड्रोजन और पोटेशियम दोनों ही होते हैं। सेल के पास हाइड्रोजन और पोटेशियम दोनों ही होते हैं, दोनों के रिसेप्टर्स हैं। ठीक, मान लो कंडीशन आ गई एसिडोसिस। एसिडोसिस तो एसिडोसिस में आप सबको पता है आपके शरीर में पहले से ही H पॉजिटिव आयन बढ़े हुए, क्योंकि H पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अब H पॉजिटिव आयन ब्लड में बढ़े होते हैं तो बॉडी इस चीज को कंपनसेट करने के लिए H पॉजिटिव आयन तो कहां डाल देती है, ब्लड सेल के पास वापस भेज देती है। और इसके बदले जितने हाइड्रोजन आयन इसने ब्लड से सेल के अंदर भेजे, उतने पोटेशियम ये उठा के कहां डाल देंगे, ब्लड में डाल देंगे। मतलब ये हुआ कि एसिडोसिस की कंडीशन को ट्रीट करने के चक्कर में, एसिडोसिस की कंडीशन को ट्रीट करने के चक्कर में बॉडी के अंदर क्या बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया। तो एसिडोसिस में क्या पोटेशियम बढ़ गया, उसको क्या बोल रहे हो आप, हाइपर कैलीमिया। तो क्या हो गया भाई, हाइपर कैलीमिया। इस तरीके से हाइपर कैलीमिया देखने को मिलता है एसिडोसिस के अंदर। जनरल कंसेप्ट है जो मैंने पहले समझाया हुआ है, आपको भी पता होना चाहिए। एल्कलोसिस में जस्ट इसका उल्टा, अब हाइड्रोजन यहाँ पे कम होते हैं, हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे, पोटेशियम यहाँ चले जाएंगे, पोटेशियम ब्लड में कम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, हाइपोकैलीमिया। क्या हो जाएगा, हाइपोकैलीमिया। मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बोल भी रहा हूँ कि ये लिखा हुआ। एल्कलोसिस समझो, जनरल कंसेप्ट क्या है, एसिडोसिस की कंडीशन में आपको हाइपरकैलीमिया, एल्कलोसिस की कंडीशन में आपको हाइपोकैलीमिया। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस है, वो है डायरिया। वो क्या है, वो है डायरिया। ध्यान से सुनो, डायरिया की कंडीशन में क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस समझा दिया आपको। अब एसिडोसिस में क्या होना चाहिए था, पोटेशियम का लेवल बढ़ना चाहिए था। लेकिन आपको पता है ये जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस है, ये जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस है, बाइल जूस है, बाइल जूस के अंदर तो नहीं, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस और पैनक्रियाटिक, इनके अंदर पोटेशियम का लेवल अच्छा खासा होता है। अब बॉडी से ये लॉस हो रहे हैं तो पोटेशियम का भी लॉस होगा, और पोटेशियम का लॉस होगा तो क्या बोलोगे, हाइपोकैलीमिया। क्या बोलोगे, हाइपोकैलीमिया। तो आपका लॉजिक यहाँ गलत हो जाएगा। तो एक बार दोबारा इरेज करके बताता हूँ मैंने क्या क्या बताया, यहाँ लिख दो।
सिंपल कंसेप्ट ये था, डायरिया के अंदर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, लेकिन यहीं पे पोटेशियम ज्यादा लॉस होने के कारण हाइपोकैलिमिया भी देखने को मिलेगा। बस इस जगह पे लॉजिक ये बन जाएगा, बाकी और सारा ठीक है, बाकी और सारा ठीक है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हुआ? देखो, डायरिया के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ये आपको पता है, बता दिया। लेकिन डायरिया के अंदर इंटेस्टाइनल फ्लूइड होते हैं और इंटेस्टाइनल फ्लूइड का ज्यादा लॉस होगा, एक्चुअली उनके अंदर पोटेशियम ज्यादा, तो पोटेशियम का लॉस होगा, क्या हो जाएगा? हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। यहां आप यहां से कंसेप्ट मत लगाना कि एसिडोसिस के कारण तो हाइपरकैलेमिया होता है, सर गलत हो जाएगा। ठीक है, बस ये डायरिया के केस में गड़बड़ है, बाकी और किसी कंडीशन में गड़बड़ नहीं है। तो ध्यान रखना, डायरिया के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और साथ में हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। ठीक, तो ये था डायरिया और इंटेस्टाइनल फ्लूइड का लॉस होगा तो क्या होगा, मैंने बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन कई सारे टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल, है ना, एक ये भी होता है एरोबिक और एनारोबिक। हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। रेस्पिरेशन का मतलब था ऑक्सीजन लेके, खाने के ऑक्सीजन मिला के, एनर्जी बना के और वापस उस CO2 को बाहर निकालना, ये पूरा जो साइकिल था उसको आप क्या बोलते हो? रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाना, ये होता है, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप का, अगर आपके पास शरीर के पास ऑक्सीजन है और बॉडी ऑक्सीजन का यूज करके, साथ में फूड तो आपको मिलेगा, फूड जिसको आप ग्लूकोज, ऑक्सीजन का यूज करके, वाटर का यूज करके अगर एनर्जी बना रही है तो साथ में वाटर और CO2 भी निकलेगा। अगर ये प्रोसेस से एनर्जी बना रही है, मतलब अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, सिंपल भाषा में ये बोलूं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर एनर्जी बनती है उसको आप बोलते हो एरोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल, जो आपकी नॉर्मल सेल आपकी बॉडी में होता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाती है, तो भी बॉडी एनर्जी बनाने की एबिलिटी रखती है। ज्यादातर ये जो कैपेसिटी है ना, ये हमारी मसल्स वगैरह के पास होती है ना, इस टाइप की जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो सेल्स हैं वो हमारी मसल्स के पास होती है। ये मसल्स क्या करती है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी एनर्जी बनाने की एबिलिटी रखती है। ठीक है, जनरल हमारी जो पूरी बॉडी है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही एनर्जी बनाती है, लेकिन कुछ बॉडी में ऐसी सेल्स हैं, मस्कुलर मसल सेल्स जो होती है मसल्स के पास, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेगी। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपकी बॉडी एनर्जी बनाती है, इस टाइप के एनर्जी, इस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एन मतलब एब्सेंट, एरोबिक, एरोबिक के आगे एन लगा दियो, किसी भी वर्ड के आगे एन या ए लगा दे तो उसका मतलब उस चीज का एब्सेंट हो जाएगा या मिनिमम बिल्कुल। जैसे सर, जैसे एन यूरिया, यूरिया मतलब नॉर्मल यूरिन पास करना, एन यूरिया मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन। पीनिया, पीनिया मतलब नॉर्मल सांस लेना, एपनिया मतलब रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाना। ठीक है भाई, तो ये तो बात थी किसकी? इनकी, एरोबिक और ये सब बता दिया मैंने। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी आपकी बॉडी एनर्जी बनाएगी, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे इसकी रिएक्शन क्या होगी? इसकी रिएक्शन ये होगी, देखो ये वाली तो जनरल है जो आपको पता है, इसमें फूड है, फूड में ऑक्सीजन तो थी नहीं लेकिन वाटर मिला दिया, क्या बना दी? एनर्जी। क्या बना दी? एनर्जी बन गई भाई। प्रॉब्लम है छोटी सी, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अलावा अगर फैट से एनर्जी बनेगी तो प्रॉब्लम थी, वैसे इसमें भी प्रॉब्लम है। बॉडी फूड ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी एनर्जी बना सकती है, बॉडी फूड का यूज करके ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी एनर्जी बना सकती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन से अगर आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी बनाना चाहोगे तो बन जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम, लैक्टिक एसिड, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एसिड बन गया। क्या बनेगा? एसिड। अगर लंबे टाइम के लिए बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो मतलब लैक्टिक एसिड का ज्यादा फॉर्मेशन
होगा, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो क्या बोलोगे उसको? एसिडोसिस। क्या बोलोगे? एसिडोसिस। क्या इस लैक्टिक एसिड में, देखो यहाँ कंफ्यूजन होता है क्योंकि रेस्पिरेशन की बात आई है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन आप सोच सकते हो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है और एसिड का लॉस हो रहा है, तो आप रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कर सकते हो, लेकिन नहीं इस इसके कारण इस लैक्टिक एसिड के कारण क्या हो रहा है, हमारे शरीर में एसिडोसिस हो रहा है। एसिड लैक्टिक एसिड है, ये CO2 कार्बोनिक एसिड नहीं है। अगर कार्बोनिक एसिड के कारण आपके शरीर में एसिड का लॉस हो रहा है बढ़ता, कार्बोनिक एसिड, तो आप बोलते हो उसे रेस्पिरेटरी। अगर कार्बोनिक एसिड के अलावा कोई भी एसिड आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा मेटाबॉलिक कंडीशन। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड ज्यादा बढ़ने के कारण, क्योंकि लैक्टिक एसिड बना है तो बढ़ेगा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? एसिडोसिस। एसिडोसिस कौन सा होगा? क्या लैक्टिक एसिड का कोई कार्बोनिक एसिड से रोल है? क्या नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे आप? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस तरीके से मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा किस कंडीशन में? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर भाई? नेक्स्ट बात करें कॉजेज की। एक कॉज और बच गया भाई, रीनल फेलियर। रीनियर फेल्योर या रीनल फेलियर। रीनल फेल में कैसे एसिडोसिस होता है? देखो समझो, रीनल फेल में आपकी किडनी फेल होगी, किडनी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने थे, वेस्ट निकालना था, रिमूव करना, वो नहीं कर पाती। तो वेस्ट प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटिनिन, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी बाहर निकालती रहती है। ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी के। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेंगे तो अल्टीमेट ये भी मैं मान लूं कि हमारे शरीर में जो यूरिक एसिड आपके यूरिन के अंदर वेस्ट होता है ये भी रिमूव नहीं होगा। और ये रिमूव नहीं होगा तो यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड से ही लॉस होते हैं, यूरिन में जाएगा। अब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा, तो यूरिक एसिड क्या है? एसिड ब्लड में बढ़ेगा तो क्या होगा? एसिडोसिस। क्या देखने को मिलेगा? एसिडोसिस। कौन सा? मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस इस तरीके से रीनल फेल्योर की कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, ये सारे कॉजेज थे, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर कोई डाउट हो तो भाई कमेंट में कमेंट कर देना या कॉमन मैसेज कर देना, हम आपको समझा। नेक्स्ट बात करें इसके कॉजेज हो गए, सॉरी साइंस समझा। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चुका है, एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए लंग्स सबसे पहले अपनी रेट और डेप्थ को क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। देखो जैसे ही एसिडोसिस होगा बफर सिस्टम भी कुछ काम करेगा, और बफर सिस्टम का हिस्सा लंग्स है। लंग्स क्या करेगा? एसिड बढ़ा हुआ तो क्या करेगा? एसिड को लॉस करेगा, अपनी तरफ से कोशिश करेगा, जो मेरे पास है मैं वो कर सकता हूँ। CO2 है इसके पास, CO2 को लॉस करेगा, CO2 एसिड ही है तो एसिड का लॉस होगा तो कंडीशन स्टेबल होगी। इस कंडीशन में रेट और डेप्थ क्या होगी? आपकी बढ़ जाएगी, रेट और डेप्थ बढ़ जाएगी। रेट और डेप्थ बढ़ती है उसको आप क्या बोलते हो? कुस्मॉल रेस्पिरेशन। अगर आपकी रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ बढ़ जाए तो क्या बोलोगे उसे? कुस्मॉल रेस्पिरेशन। एग्जाम में पूछ लिया था मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, कुस्मॉल रेस्पिरेशन होता है नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए कुस्मॉल रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुस्मॉल रेस्पिरेशन में होता है क्या है? ये होता है रेट और डेप्थ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रेट और डेप्थ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसको पोलिपीनिया और हाइपरपीनिया भी बोलते हैं। किसको? डेप्थ बढ़ेगी उसको तो हाइपरपीनिया, और रेट बढ़ेगी उसको बोलेंगे पोलिपीनिया। तो कुस्मॉल रेस्पिरेशन का दूसरा नाम पोलिपीनिया और हाइपरपीनिया है। कभी कभी कंफ्यूज करेगा आपको, कुस्मॉल रेस्पिरेशन से रिलेशन पूछ लेगा किस चीज का है, तो डायबिटीज मेलाइटिस का है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का है, पोलिपीनिया हाइपरपीनिया का है। और आपको पता है कुस्मॉल रेस्पिरेशन जो हो रहा है बार बार रेट और डेप्थ बढ़ रही है, किसके कारण हो रही है? कीटोन बॉडी, एसिड बढ़ने के कारण। और कीटोन बॉडी में एसीटोन होता है एक,
कीटोन बॉडी 3 टाइप के थे मैंने बताए थे, एसीटोन, बीटा ब्यूटेरिक एसिड और एसीटो एसीटेट, 3 चीजें थी, बता चुका हूँ। तो इन तीनों में जो एसीटोन होता है ना, एसीटोन, ये वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल मतलब ये लंग्स के थ्रू इवापोरेट हो सकता है, और जब ये लंग्स के थ्रू इवापोरेट होगा तो जो स्मेल है पेशेंट को, ब्रीथ जो है वो एसीटोन ब्रीथ आएगी। कैसी ब्रीथ आएगी? एसीटोन ब्रीथ देखने को मिलेगी, क्योंकि एसीटोन जो है वो वोलेटाइल है, उड़ने वाला है, मतलब इवोपरेशन वाला। जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल को आप हाथ पे रखोगे तो वो उड़ जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। वैसे ही इवोपरेशन की प्रोसेस बॉडी में अगर CO2 के थ्रू कुछ भी लॉस हो रहा है उसको वोलेटाइल ही बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एसीटोन जो है वो वोलेटाइल सब्सटेंस है, और ये आपकी ब्रीथ के द्वारा ये बाहर निकलता बॉडी से। और ये जो एसीटोन होता है फ्रूटी स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है इसकी? फ्रूटी स्मेल। तो आपको फ्रूटी स्मेल या एसीटोन ब्रीथ देखने को मिलेगी किसके अंदर? स्मॉल रेस्पिरेशन या डायबिटीज मेलाइटिस। ये कंडीशन डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर देखने को मिलती है। तो 4-5 पॉइंट है यहाँ से आपस में रिलेशन। डायबिटीज मेलाइटिस भी उसी में होगा, स्मॉल रेस्पिरेशन भी, पोलिपीनिया हाइपरपीनिया भी, एसीटोन ब्रीथ भी, या फ्रूटी स्मेल लिखो। ये सारी कंडीशन आपको एक ही पेशेंट में देखने को मिलेगी। कभी कभी 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक अलग कर देगा, कुछ माल की जगह और कुछ डाल देगा, बाकी फ्रूटी स्मेल, पोलिपीनिया हाइपरपीनिया, डायबिटीज मेलाइटिस। तो आप उस पॉइंट को अलग से निकाल सकते हो, ऑप्शन में घुमा फिरा के आपको दे तो आपको पता होना चाहिए कैसे करो। तो ये था, ये स्मॉल रेस्पिरेशन होगा, एसीटोन ब्रीथ होगी, रेट ऑफ डेथ आपने बढ़ा दी। साथ में एसिडोसिस की कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? जनरली देखने को मिलता है हाइपर कैलीमिया। उसी तरीके से होगा भी सिम्टम जो पहले हमने बताए थे, हाइपर कैलीमिया। अब हाइपर कैलीमिया को ट्रीट कैसे किया जाता है? हाइपर कैलीमिया पहले होगा क्या? हाइपर कैलीमिया बाद में, ट्रीटमेंट तो बाद में पड़ेंगे। हाइपर कैलीमिया में क्या होगा? हार्ट पे काम करता है सीधा, और हार्ट की रेट और हार्ट की रिदम को डिस्टर्ब कर देगा, इरेगुलर रेट करेगा, रिदम डिसरिथमिया कर देगा, रिदम को डिस्टर्ब कर देगा, डिसरिथमिया कॉज कर देगा। ये था इसके बारे में। साथ में ब्रेन पे भी इफेक्ट आएगा, कंफ्यूजन, इरिटेशन, है ना, ये भी बता देते हैं, कंफ्यूजन, इरिटेशन, है ना, रेस्टलेसनेस, वर्टिगो, फटीग, वो सारे सिंपल फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मेन क्वेश्चन क्रिएट होगा तो इन्हीं में से कोई एक साइन सिम्टम से क्रिएट होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर। अब आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जगह आप अंडरलाइन कोज को ट्रीट करो कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने हर एक का बता दिया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसलिए होता है, एल्कलोसिस इसलिए होता है, सारे हमने कॉजेज को देख लिया है। देखो, तो अब ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? एसिडोसिस की कंडीशन को ट्रीट करने का तरीका है, पहले जो कॉज है उसको ट्रीट करो। जैसे अगर डायबिटीज मेलाइटिस है तो इंसुलिन थेरेपी दोगे। डायरिया हो रहा है तो डायरिया के लिए अंडरलाइन जो भी ड्रग्स है, डायरिया की ड्रग्स और डायरिया का ट्रीटमेंट आप पेशेंट को दोगे। रीनल फेलियर है तो रीनल फेलियर को ट्रीट करोगे। शरीर में एसिड बढ़ता है तो उसको ट्रीट करने का एक ये भी तरीका है, एसिड के अपोजिट जो कंपोनेंट है वो दे दो, मतलब बेस दे दो, बाइकार्बोनेट थेरेपी चलाओ। बाइकार्बोनेट थेरेपी, ये बेस है। एसिड आपके शरीर में पहले बढ़ा हुआ है, बेस कम है, बेस को भी बढ़ा दो, दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल, पीएच बैलेंस हो जाएगा। तो बाइकार्बोनेट थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी, इस तरीके से आप अलग अलग थेरेपी देके इस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। साथ में अंडरलाइन जो भी कोज है, इनके ट्रीटमेंट जो है, अंडरलाइन जो कोज है आप उस पर ध्यान दोगे, उसको ट्रीट करोगे। साथ में एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए बाइकार्बोनेट थेरेपी आप दे सकते हो, साथ में इंसुलिन थेरेपी और रिलेटेड जो थेरेपी उससे वो काम इसमें आ जाएगी। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक हुआ खत्म। नाम क्या था? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सेंड करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।